Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चों, कल ओरल टेस्ट है व्हाट्सएप पे। Chapter का मैम. Good morning, ma'am. ग्रामर Good के morning, ऑल ma'am. चैप्टर्स। गुड मॉर्निंग। कल ग्रामर के ऑल चैप्टर्स जितने मैंने करवा दिए उसका ओरल टेस्ट है व्हाट्सएप पे। Okay, ma'am. हाँ, Okay, ma'am. 20 मिनट की क्लास रहेगी और उसके बाद टेस्ट रहेगा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन संधि में जो म संबंधी नियम होते हैं वहां तक हम आए थे। अभी तक 6 संबंधी नियम हमने देख लिए। अब है म संबंधी नियम। कैसे होते हैं? यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आए तो म उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का ड़ हो जाएगा, च का इया हो जाएगा। जैसे आपने त संबंधी नियम में देखा था, ठीक वैसी म संबंधी नियम होते हैं। समधन गति संगति, समधन ध्यान संध्या, समधन जीवन संजीवन, समधन तोष संतोष। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा होता है क्योंकि अनुस्वार के उपरांत जो म है वो न में परिवर्तित हो जाता है, ड़ में परिवर्तित होता है, परंतु हम शुद्ध हिंदी में ड़ को ड़ नहीं बोल सकते, हम उसे न से संबोध करते हैं। ठीक उसी प्रकार अन्य नियम है। म से परे म आने पर द्वित्व मम का उपयोग किया जाता है। जैसे समधन मति सम्मति, समधन मान सम्मान, समधन मोहन सम्मोहन, समधन मुख सम्मुख। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर म जो है अपने आप को कहना चाहिए अपने द्वितीयक रूप को, अपने दूसरे रूप को यहाँ पर डाल सकता है। यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु कई कई जगहों में यह ऐसा हो जाता है। जैसे कि समधन मोहन सम्मोहन, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं न का स्वर आता है। म से परे य र ल व श स स म का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार में कैसे होगा? समधनहार संहार, समधनशय संशय, समधनयम संयम। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. उसके बाद रूपांतरण का होना ये सबसे जरूरी है, अहम है कि हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। अनुस्वार में बिंदी लग जाती है ऊपर, और जो शब्द हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अल्पप्राण और महाप्राण से जुड़ा होता है। अब है न संबंधी नियम। न संबंधी का नियम ये है कि न का ण हो जाता है। जैसे जहाँ जहाँ पर हमने ऋषि का री के साथ र का प्रयोग किया, ऋषि के री के साथ र का प्रयोग किया, श के साथ न का ण हो गया, तो परंतु इसके पश्चात च वर्ग का ट हो जाता है और त वर्ग का श। उसी तरह स से आए तो न का ण हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जो एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे ऋषि का री किससे बना है? र से बना है, ठीक है। ऋषि के री में सिर्फ ई की मात्रा है, इसलिए वो ऋषि हो जाते हैं, परंतु र शब्द आने पर फिर वो पूर्ण कहलाते हैं। ठीक वैसे ही श है तो श से न हो जाएगा, च है तो ट हो जाएगा, श है तो स हो जाएगा, और न है तो ण हो जाएगा। कैसे? भर धन न भरण, तर धन न तरण। यहाँ पर आप लोग मेनली देखो कि जो दूसरा शब्द है जो न है
है ना, वो प्रयोग हुआ है। और वो कहाँ पर प्रयोग होगा? शब्द के वर्ण के दूसरे भाग में। जैसे हमने संधि को दो प्लस करके देखते हैं, हम दो वर्णों के प्लस करते हैं, फिर हमसे जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। तो जो दूसरा वर्ण होता है उस पे हम न का प्रयोग कर रहे हैं। भर धन न भरण, तर धन न तरण, हर धन न हरण। ठीक उसी प्रकार ऋषि धन न ऋण, परिधन मान परिमाण, परिधन नाम परिणाम। ऋषि का धन, ऋषि धन न ऋण। देखो न की जगह यहाँ पे ण आ गया। आप उसको क्या पढ़ेंगे? एक जन बोल के बताओ। एक बोल के बताओ क्या पढ़ रहे हैं इसको? ऋषि धन न मैम रण। मैम रण। ठीक से बोलो बेटा, खोलो मुंह खोलो। मैम श्रीण। ऋण नहीं बोलते, ऋण बोलते हैं, लेकिन मुंह खोल के बोलो। ऋण नहीं बोलते, ऋण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऋण। हाँ। रण। तर धन न तरण, हर धन न हरण, परिधन नाम परिणाम। इसी तरह बाकी शब्द भी अलग अलग होंगे। आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है री शब्द में आने पर? जब आप उसको उच्चारण कर रहे हैं तो ऋषि के री बोलेंगे, श्र नहीं बोलेंगे। श्र मॉर्निंग अलग मैम। होता है, श्र अलग होता है। गुड मॉर्निंग। श्र अलग होता है। श्र की उत्पत्ति किससे हुई है? श से। श और र मिलकर श्र बना है। तो री धन र, री किससे बना है? र से बना है। तो श्र और र दो अलग अलग वर्ण है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब आपको बात करना होगा तो ऋण कहेंगे, श्रण नहीं कहेंगे। बहुत बार बता दिया मैंने। ठीक है। स का श, स का श कैसे होगा? विष धन सम विषम। क्योंकि पुराने युग में जब हिंदी भाषा बोली जाती थी तो उस भाषा का जो अशुद्ध रूप है वो आज हम बोलते हैं विषम, है ना। कई जगह पे विषम कहते हैं, लेकिन हिंदी का जो शुद्ध रूप है वो विषम है। ठीक है। यस मैम। तो स से पूर्व अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। विषम और विषम। मैम जैसे कल कितने बजे टेस्ट है? 20 मिनट्स की क्लास होगी, देन टेस्ट होगा। कितने बजे? 8:25 से स्टार्ट हो जाएगा। निधन बन मैम। निबंध, अभिधन से क्या है बोलो? मैम कौन चैप्टर पढ़ा रहे हो? व्यंजन संधि, व्यंजन का संधि, संधि चैप्टर से व्यंजन संधि। ठीक है। पेज नंबर 33। ओके। तो यहाँ पर अभिषेक, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अभिषेक। क्या कहेंगे? अभिषेक। अभिषेक नहीं कहेंगे। तो आप लोग अभिषेक। निधन बन निबंध, अभिधन शिष्ट, अभिशिष्ट। ठीक। इसी तरह अनुसरण नहीं कहते, सरण कहते हैं। अनुसरण, अनुसरण आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैडम आपको आवाज डबल डबल आ रहा है। आप फिर से ज्वाइन हो जाइए। अनुधन शरण, अनुसरण। विधन स्मरण, विस्मरण। अनुधन स्वार, अनुस्वार। इसी तरह जितने भी शब्द होते हैं वो स की भांति ही लगते हैं, यानी जहाँ पे स लगना है वहां पे स ही लगेगा, उसकी जगह श नहीं लगेगा। विसर्ग संधि। अब यस आ गए हम
अब आ गए हम विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग का अर्थ है, विसर्ग एक चिन्ह के रूप में है जिसके पश्चात स्वर और व्यंजन के आने पर विसर्ग के बदले हुए रूप को विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। हाँ, विसर्ग संधि में विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो किसी भी शब्द के पीछे आ जाता है। जैसे हम नमः बोलेंगे तो नमः के पीछे क्या आ जाएगा? विसर्ग। ठीक है, और वो पूर्ण कहलाएगा। कैसे आएगा? कैसे कहलाएगा? वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, व्यो वृद्ध, व्यो वृद्ध। रजः धन गुण, रजो गुण। अधः रजोगुण। अधः धन गति, अधो गति। दो गति। मनः धन रथ, मनो रथ। लिखते जाएंगे जिनको प्रॉब्लम होती है। हाँ बोलो। मैम वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है? वयोवृद्ध का अर्थ है, एक सेकेंड, मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम म्यूट है। ओके। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? विसर्ग। वयोवृद्ध का मतलब है कि वृद्धों में ज्यादा वृद्ध, वयोवृद्ध। रजः धन गुण, रजः धन गुण, रजः गुण, रज की तरह गुणों वाला रजोगुण। अधः धन गति, अधोगति। बेटा म्यूट होके क्लास अटेंड किया करो। कहा है ना मैंने, जब क्वेश्चन पूछूंगी तब यस और नो का जवाब देना है। अदरवाइज आपकी अदर साउंड जो है, आपके घर की वॉइस है ना, मुझ तक नहीं आनी चाहिए, आपको डिस्टरबेंस होगा। विसर्ग का स, विसर्ग के पश्चात त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धन त, नमस्ते। आकृति, शिवम, अमन। अगर आप लोग को रिमूव होना है यहाँ से तो सोच लो, म्यूट हो जाओ। जैसे विसर्ग का स जो है उसमें हम देखते हैं कि नमः धनते, नमस्ते। कैसे हुआ? यहाँ पर जो विसर्ग जहाँ पर लगा वहां पर क्या लग जाता है? अह का स लग जाता है। जैसे कि आपने म के पीछे जो विसर्ग देखा उसमें त है, त के पीछे स लग गया, स लगने से नमस्ते, नमस्ते ये होता है। निधन तार, निस्तार। दुहधन तर, दुस्तर। दुहधन साहस, दुस्साहस। निहधन साहस, निस्साहस। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक वैसे ही विसर्ग का जो र होता है, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, जैसे कि अभी तक म और त में आपने देखा कि हम उसके जस्ट 5 वर्ण के बाद बोले जाने वाले वर्ण से उसका परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करेंगे? दुहधन उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या होता है? अ और आ से भिन्न कोई स्वर, बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य, र, ल, व, य हो आए तो उसका र हो जाता है। जैसे यहाँ पर र भी आएगा,
य भी आएगा, ल भी आएगा और व भी आएगा, तो उसका रिपीट परिवर्तन क्या हो जाएगा, र में हो जाएगा। दुर्धन उपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है। अब निधन मल, निर्मल, निधन मल, निर्मल, निधन बल, निर्बल। जो अभी ऐड हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता दूं, कल ओरल टेस्ट है 8:25 से लेकर 8:45 तक के आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर क्लास वर्क सेंड करेंगे आप लोग। मैम कल? यस, कल। ओके मैम। विसर्ग का श, विसर्ग का श कैसे होता है? विसर्ग का श कैसे हुआ? जैसे आप लोग देख रहे हैं विसर्ग का वो जुड़ा हुआ है, पूर्व यदि कोई स्वर हो तो बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन चय निश्चय, क्या हुआ? निधन चय निश्चय, निधन चिंत निश्चिंत, निधन छल निश्चल, दुहधन चरित्र, दुहधन चरित्र, दुष्चरित्र। क्या हुआ? च, छ और श विसर्ग में बदल क्या जाता है? श। तो इस तरह से आपने अभी तक के विसर्ग में और 2-3 चीजें हैं, जैसे र है, र का भी बता देती हूँ। र में होता क्या है, सॉरी श में क्या होता है कि ई और ऊ अगर किसी वर्ण में आता है, ई और ऊ, तो क, ख, ट, प, फ, क, ख, ट, फ, फ, इसमें से कोई वर्ण जो है वो श हो जाता है। कैसे होगा? निधन काम निष्काम, निधन काम निष्काम। नी के पीछे क्या लगा है? ई, नी के पीछे ई लगा है, तो ई जो है वो क्या बन गया? श बन गया। निष्काम, नी के पीछे श लग गया। इसी तरह विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप का मतलब है कि विसर्ग पूरी तरह से हट जाता है। कैसे हटेगा? तपह धन स्वी, तपस्वी, तपन, तपह धन स्वी, तपस्वी। मेरे साथ बोलो, तपह धन स्वी, तपस्वी। तपस्वी तपस्वी। तपस्वी। इसी तरह जो कठिन कठिन जो वर्ड आपको लगते हैं उसको आप कंटिन्यू 10 से 15 बार बोलिए। इससे क्या है, आपका वो जो वर्ड रहेगा आपके गले पर फिट हो जाएगा और फिर कभी आपको गलती नहीं होगी। ठीक है? यस मैम। हम्म तो विसर्ग का लोप में क्या हुआ कि विसर्ग पूरी तरह से हट जाता है, नया शब्द बन जाता है और वो शुद्ध हिंदी शब्द बनता है। पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप कैसे हुआ? निधन रोग निरोग। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि निरोग में जो मात्रा लगी है वो गलत लगी है ना? नी में जो मात्रा लगी है वो गलत लगी है। बड़ी मात्रा आएगी कि छोटी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी। वेरी गुड, छोटी मात्रा आएगी। छोटी मात्रा। हाँ, निरोग। ठीक उसी प्रकार देखिए निधन रज नीरज, इसकी मात्रा ठीक है? यस मैम। मैम निधन रस नीरस, इसकी भी मात्रा ठीक है। विसर्ग से पूर्व अ हो तो विसर्ग के पश्चात क प हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। कैसे? अधोधन पतन, अधः पतन। कई बार ऐसा होता है कि जब हम विसर्ग की भाषा वो यह शब्द कह रहे होते हैं तो जो विसर्ग है वो क्या होता है? साथ में लगता है। विसर्ग का पतन या विसर्ग लोप नहीं होता है।
तो जैसे कि आपके सामने ये सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है, प्रातः धन काल, प्रातः काल। अंतः धन करण, अंतः करण। जो जैसा है वैसा ही हम परिवर्तित शब्द में कहते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, आपका ये संधि चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कल टेस्ट के बाद पूछ सकते हो। और सेकंड थिंग कि कल सबको पढ़ के आना है चैप्टर 1 to 4। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। हिंदी का कि हिंदी ग्रामर का? हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 to 4। यस मैम। ओके, चलिए। तो आज के इस चैप्टर पे आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। आपको सब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम संधि संधि से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर को कंठस्थ कर लो, मैम क्योंकि संधि। हाँ मैं जो 3 चैप्टर का था ना आखिरी वाला 2 क्वेश्चन, हाँ, कौन सा क्वेश्चन? मैम वाला भेज दो ना। चैप्टर मैम 3 मेरा का? फोन बनने। यस मैम, आखिरी में 2 क्वेश्चन आंसर था ना, जिसमें हाँ 4 क्वेश्चन थे, उसमें का 2 भेज दो ना मैम। कल फोन बनने चलेगा, नहीं तो लिखती मैं। मतलब चैप्टर 3 का बोल रहे हो आप, ग्रामर का? हाँ मैम, पूरा कंप्लीट हुआ 2 क्वेश्चन छोड़ के, और चैप्टर 4 बस। लास्ट का? ठीक है, हाँ मैम, भेज दो। कल भेजेंगे बेटा। ठीक है, कल भेज देंगे एक साथ। जैसे ओके, मैम आज लिख लेती तो याद कैसे करती, नहीं लिखी हूँ तो। कल लिख लेना, मैं ही तो चेक करूंगी। मैम ठीक है। क्लास 1 टेस्ट। कल मैं आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 3 फिर से रिपीट भेज दूंगी, लिख लेना आप। ओके, तो अभी भेज दो। तो बेटा अभी भेज। कह दिया ना मैंने। ठीक है मैम। हाँ, और कभी भी अपनी मैम को कुछ भी बोलने से पहले एक्सक्यूज मी मैम ऐसे कहते हैं। घर पे बैठे बैठे मैंने भूल गए हो? ओके, तो हिंदी का ये चैप्टर आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कल आप पूछेंगे। आज इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है, इसके सारे डाउट निकालने हैं, फिर कल आप मुझसे पूछेंगे। टेस्ट में पूछेंगे, है ना? टेस्ट के पहले जो क्लास लगेगी उसमें नहीं पूछेंगे क्योंकि हम चैप्टर 5 कल स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं इसका नोट्स भी कल भेज दूंगी चैप्टर 4 का। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम कल का जो हमारा टेस्ट है वो जूम ऐप पे होगा कि व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। ओके मैम। ठीक है, चलो बेटा सब लीव करते जाओ। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलो। मैम आपने चैप्टर 4 का नहीं करवाया है ना, मतलब कि क्वेश्चन आंसर? कल करवाएंगे हम, कल भेज देंगे। मैम इसमें जो आप आज पढ़ाए हो और कल जो रीड करवाए चैप्टर 4 का, उसी को करके आना है 1 to 4। 1 to 4 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के पढ़ के आना है कंप्लीट। यस मैम।